नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी का दिसंबर में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसके अलावा जो असिस्टेंट टैक्सेशन का एग्जाम है और भी जो एमपी से रिलेटेड जो एग्जाम्स अभी होने वाले हैं। नो डाउट आजकल एग्जाम्स में करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। तो अभी हमने एक आपके लिए सीरीज शुरू करी है। इसमें हम 5 या 6 वीडियो प्लान करेंगे आपके लिए, जो एमपी के 2023 के यानी जनवरी से दिसंबर तक का 2023 का करंट अफेयर्स इसमें कवर कराएंगे। औसतन 2-3 दिन में, 4 दिन में एक वीडियो आपको जो है वो कोशिश करेंगे देने की। और जो दिसंबर का एग्जाम है उससे पहले ये कंप्लीट कराएंगे पूरा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके वैसे वीडियो नहीं होने वाले हैं जैसे जनरली वन लाइन एक क्वेश्चन हो गया और बात खत्म हो गई। इन क्वेश्चंस में, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन का मैं डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा पूरा। प्लस उससे रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चंस और भी जो हो सकते हैं वो तैयार कराने की कोशिश में करूंगा। जैसे आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो अच्छे हेल्दी तैयार हों, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे आसानी से जो है वो बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, चीन के जांगहू शहर में आयोजित 19वें राष्ट्र एशियाई खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पहले तो बहुत सिंपल सिंपल से समझ ले कि जो 19वें एशियाई खेल हुए उसमें भारत ने 107 मेडल जीते हैं टोटल। अब 107 मेडल किस किस ने जीते ये तो हमारे लिए बड़ा कठिन है, और जो पेपर सेटर होगा उसके लिए भी कठिन है कि वो उनको अप्रोच करे। तो वो कोशिश क्या करते हैं पेपर सेटर कि दोनों के बीच संतुलन कर दें कि यार जो मेडल जीतने वाला है वो एमपी से भी रिलेट हो जाए और जो है वो ऑल ओवर इंडिया में भी रोल आ जाए। तो इस तरह से हमने लिया है। जैसे नेहा ठाकुर है ना, सेलिंग में रजत पदक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी 26 सितंबर को इनको मिला था यहाँ पर। सुदीप्ति हजेला तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, ये गलत है, क्योंकि सुदीप्ति हजेला जो है वो घुड़सवार है और एक अच्छी मध्य प्रदेश की जानी मानी जो है वो अगर कहा जाए घुड़सवारी के लिए इनको जो है वो जाना जाता है। आशी चौक से शूटिंग में रजत पदक, और प्रीति रजक और मनीष कीर ये दोनों ट्रैप शूटिंग में रजत पदक। ये अब देखिए, इसमें पहला तो ये सुदीप्ति हजेला वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा वो पहले समझ लीजिए, ये क्योंकि वो एग्जैक्टली बहुत जानी मानी जो है वो अगर कहा जाए घुड़सवार है पहला। तो यहाँ पर मैंने उसको लगाया भी है कि सुदीप्ति हजेला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की खिलाड़ी हैं। 19वें एशियाई खेलों में उन्होंने घुड़सवारी के टीम ट्रेजर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, ये पहला। जो चार में मैंने शामिल नहीं किया, सबसे चर्चित खिलाड़ी मध्य प्रदेश के अगर हैं तो वह हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। खरगोन जिले से हैं, आपको मालूम ही होगा। और उन्होंने तो बहुत जबरदस्त मतलब जो है वो उनका प्रदर्शन रहा। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 4 मेडल जो है वो अगर कहा जाए उन्होंने जीते। इसके अलावा आशीष नहीं है, ये आशी है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, हल्का सा। आशी चौक से यहाँ पर अपन कर ले। शूटिंग में 2 रजत, 1 कांस्य, ये भी एक बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है। प्लस जो ये एशियाई खेल है, आपको मालूम होगा कि एशियाई खेल में क्रिकेट इवेंट भी होता है। तो क्रिकेट इवेंट को भी भारत ने ही जीता है और उसको गोल्ड मिला है क्रिकेट में, वुमन क्रिकेट के अंदर। तो वुमन क्रिकेट के अंदर जो पूजा वस्त्रकार हैं वो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है ना। मध्य प्रदेश की एक जानी मानी क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो मानी जाती है, मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं वो जो है उस टीम का भाग जो थी। तो ऐसे कोशिश करिए। मैंने लगभग आपको 5-6 नाम तो यहाँ पर दे दिए, और इस तरह के नाम। वैसे तो इसमें ज्यादातर मेरा जितना दिमाग चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे ज्यादा तो जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो नेहा ठाकुर वाला है, क्योंकि सेलिंग के लिए पहला ही अवार्ड है हमारा जो हमने जो है वो लिया, और उसको नेहा ठाकुर ने जो है वो सिल्वर का दिलाया, और यहीं से हमारा जो है वो खाता खुलना शुरू हुआ था। इस तरह से है ना। तो ये एक पूरा के पूरा। और प्रीति रजक और मनीषा की दोनों का जो है वो संबंध सीधे सीधे मध्य प्रदेश से। एग्जैक्टली ये जो ट्रैप शूटिंग इवेंट था इसमें 3 खिलाड़ियों ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बट चूंकि अब आप कहोगे कि 3 ने जीता था तो हमने 2 क्यों लिए, यानी मनीषा कीर और प्रीति रजक की क्यों लिया, राजेश्वरी कुमारी क्यों जो है वो नहीं लिया, क्योंकि राजेश्वरी कुमारी का जो है वो संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है ना। तो कंफ्यूजन क्रिएट जो है वो हो जाता है, इसीलिए है ना। तो राजेश्वरी कुमारी है वो एग्जैक्टली दिल्ली से। तो 3 लोगों ने मिलकर ट्रैप शूटिंग इवेंट में रजत जीता था। तो ये एक क्वेश्चन अपने लिए हेल्दी है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, आप कहोगे कि ये क्यों ले लिया, लेकिन मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। कालीचरण एक मूवी थी, उसमें एक जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग बोलते हैं कि जो किताब आंखों के जितने पास होती है वो उतनी धुंधली दिखती है। ये आपको भी मालूम होगा कि हमारी जो नियर फील्ड है डिस्टेंस, जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है।
तो साफ कहानी यहाँ पर वो जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ उसका पीछे का है कि जो चीज हमारे आसपास होती है वही सबसे ज्यादा गलत होती है। अभी आप सोचिए, अगर आप आंख बंद करके सोचिए, आप में से कितनों को मालूम है कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि क्या है, नामांकन पत्रों को जांच करने की अंतिम तिथि क्या है? ऑलमोस्ट आधे लोगों को पता होगा, आधे को नहीं पता होगा। और ये सेम जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, ये सेम के सेम क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ पीएससी में आ चुका है। 2018 के बाद जब छत्तीसगढ़ पीएससी हुआ था, आप उठा के देख लीजिए छत्तीसगढ़ पीएससी का, आई थिंक 2019 का या 18 या 19 का जो पेपर था, उसमें सेम बिल्कुल यही के ही क्वेश्चन जो है वो छापा था। तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ आ जाए, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि मतलब इसमें जो है वो क्या जो है वो क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है, उसमें क्या जो है वो बन सकते हैं। जैसे राजपत्र में जो अधिसूचना जारी हुई थी 21 अक्टूबर, बिल्कुल सही है। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। नामांकन पत्रों की जांच की जो अंतिम तिथि थी 31 अक्टूबर, ये भी बिल्कुल सही है। और उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र वापस लेने की जो अंतिम तिथि थी वो 2 नवंबर थी, है ना। यहाँ पर ये गलत हो गया, डी वाला है, तो इसको आपको जो है वो डी याद रखना है यहाँ पर, कि जो वापस लेने की अंतिम तिथि थी वो जो है वो 2 नवंबर थी। 4 नवंबर की जगह 2 नवंबर कर लीजिए। अब कैसे कर लीजिए, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है मैंने, जो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो उसमें लिखा है मध्य प्रदेश के लिए शेड्यूल फॉर द जनरल इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, डेट ऑफ इशू गजट नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 30 अक्टूबर। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए ये इस तरह से, तो आप देख रहे हो उसमें लास्ट डेट ऑफ जो है विड्रॉल द ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये 2 नवंबर था। पोल आपको मालूम है कि 17 नवंबर यानी कल है, आज 16 तारीख है। डेट ऑफ जो है वो काउंटिंग है 3 दिसंबर की, यहाँ पर अगर कहा जाए तो इस तरह से ये जो है वो पूरा एक शेड्यूल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये शेड्यूल को याद कर लें। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्शन से संबंधित कुछ बुनियादी चीजें आपको पता होना चाहिए जब भी इलेक्शन ईयर हो। बाकी जो है वो अगर कहा जाए ईयर से हमको कोई जो है वो लेना देना, ठीक है। इलेक्शन ईयर के अंदर जो है वो आपको जो है पता जो है वो सब कुछ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन सी जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश की विधानसभा चल रही, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई 15वीं विधानसभा जो है वो 2018 से चल रही है। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में आ जाता है ना 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे एक छोटी सी क्या कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड फैक्ट, है ना, इलेक्शन रिलेटेड फैक्ट लिख लीजिए। उसमें क्या करिए, ऐसे ऐसी देखिए, खुद जाइए ऑफिशियल मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। उन विधानसभाओं को अलग कर लीजिए जिनका टेन्योर 5 साल से कम था। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 15वीं है तो 2018 से चल रही, तो अपने को मालूम है। फिर 14वीं है तो 13 से 18, ये भी अपन पीछे चले गए। फिर जो है वो अगर कहा जाए 13वीं है तो 8 से 13, 12वीं है तो 3 से 8। ठीक है, यहाँ पर 11वीं है तो ऐसे, मतलब आप जब जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मुझे याद है कि जो 9वीं विधानसभा थी मध्य प्रदेश की, ठीक है, उसका कार्यकाल केवल 2 साल था, 1990 टू 1992, 90 से 92। अब ये आपको याद रखना, क्योंकि 92 में बाबरी डिमोल्यूशन के बाद हमारे यहाँ जो है वो राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद जब 93 के इलेक्शन हुए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो दिन है 1993 के बाद हर 5 साल के बाद जो है वो अगर कहा जाए चुनाव नियमित हुए मध्य प्रदेश में। तो 93 से 2018 तक, यानी 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं, ये 5 अगर कहा जाए जो क्रम है, ये क्रम आपका जो है वो इसमें जो है वो नहीं टूटेगा। 90 मतलब 3 से 98, 98 से 2003, 2003 से 2008, 2008 से 2013, 13 से 18 और 18 से अभी चल रहा है। तो ऐसे कुछ अगर हम तैयार कर लें, हम फालतू की चीजें याद करते हैं, इनको करें। अभी एक क्वेश्चन पेपर हुआ था शायद, प्रिंसिपल ग्रेड का हुआ था या असिस्टेंट इसका जो रजिस्ट्रार का हुआ, तो उसमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जब पास हुआ तो उस समय कौन सी विधानसभा थी। अब अपने को ये अगर आइडिया हो कि हाँ भैया फलानी विधानसभा 93 से 98 तक रही, तो आप आंसर तक जो है वो 1 सेकंड में जा सकते थे। नहीं तो उलझने जो है रहती ही रहती। अगला है 2023 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों को निम्न में से किस एजेंसी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। अभी आपको मालूम होगा ये सबसे ज्यादा चर्चित स्कीम है मध्य प्रदेश की, सीखो कमाओ योजना, SKY। हर जगह इसके पोस्टर जो है वो लगे हुए थे, काफी जो है वो उड़ान वाले जो है वो, और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बहुत प्रमोट भी किया। तो अब वो ये तो नहीं पूछेगा कि सीखो कमाओ योजना एग्जैक्टली स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजना है, और मध्य प्रदेश में जितना भी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा है उसमें सबसे एपेक्स बॉडी के रूप में कोई काम करता है तो मध्य प्रदेश राज्य कौशल विभाग एवं रोजगार निर्माण बोर्ड यही काम करता है, यानी मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी बोर्ड।
आपसे याद रखिए, मध्य प्रदेश में जितनी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स चल रही है सरकार की, उसमें यही एजेंसी जो है वो काम कर रही है। यही एजेंसी के थ्रू वो जो है वो स्कीम्स को जो है वो चला रहे हैं। तो ये मैंने उसका ऑफिशियली लिखा। पहला कि ये है किस मंत्रालय से, तो दिख रहा है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, ठीक है, मंत्रालय वल्लभ भवन से यह आदेश जारी हुआ। योजना में दिख रहा है 18 से 29 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा दिख रहा मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास जो है वो एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी SCVT का प्रमाणन, ये देगा प्रमाणन। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि यार मध्य प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है MPSSDEGB, ये भी। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, मुख्यमंत्री मतलब सीखो कमाओ योजना, तो उस पर कुछ चीजें आपको मिल भी जाएंगी लिखी हुई यहाँ पर। फिर अगले के ऊपर आते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, 2019 से 2021 के बीच जो सर्वे हुआ उसके आंकड़े आ चुके हैं, और वो आंकड़े अब 2023 के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कंटिन्यू। जैसे अभी जस्ट प्रिंसिपल ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो अब ये आंकड़े आएंगे। पहला, अब ये क्यों आएंगे इसके पीछे का पहले तो मैं तर्क बता दूं। आप देख रहे हैं इसके पहले ये सर्वे कब हुआ था, 2015-16। अब कब हुआ है, 19 से 21। यानी साफ कहानी है कि 21 के बाद 22, 23, 24, 25 आप छोड़ दो। अब अगले जो आंकड़े आएंगे वो 25, 26 के बाद आएंगे, जब तक आप सब, उम्मीद है कि अच्छे अच्छे पदों तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो है वो अगर कहा जाए क्वेश्चन बनना ही है। इसको मैं, इसका एक पेज है पूरा, उसी से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये क्यों आना है ना। देखो, ये मध्य प्रदेश के सेंसस के आंकड़े नहीं है, यानी जो जनगणना है उसके आंकड़े नहीं, ये अलग से अलग आंकड़े। जैसे मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात 970, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में 65.4% महिलाएं साक्षर, ये मैं ओवरऑल लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, वहां पर वर्ड आ रहा है वुमन। तो 65.4% वुमन ऑफ मध्य प्रदेश आर लिटरेट। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि जो 0 to 1 ईयर का जो बच्चा होता है, 1,000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु होती है। तो हमारे यहाँ तो शिशु मृत्यु दर ऐसे भी उच्च रही। अब धीरे धीरे हम लोग जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार जो है वो कई बार अपनी पीठ भी थपथपा लेती है कि हाँ हमने जो है वो प्रयास अच्छे किए। तो 41.3 पर हम उसको लाए। मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर का मतलब होता है कि एक महिला अपने औसत जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी। ठीक है, सपोज मान के चलिए प्रजनन दर जो है वो अगर कहा जाए 2 है, तो हमने ये मान लिया कि औसत 2 बच्चों का। अब आप कहोगे 2.1 लिखा, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए सिंपल सी लॉजिक है, 2.5, 2.5 है, तो हमने देखा कि 2.5 मतलब एक महिला का 2.5, यानी 4 महिलाओं ने औसतन 10 बच्चों को जन्म दिया। ऐसे हमने 2.5 से निकाल लिया। ये गलत है, क्योंकि अब हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा जो है अगर कहा जाए प्रजनन दर का वो आंकड़ा आ गया है 2। मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर हो गई है 2। अब ये क्यों है, तो इसका मैं एक ऑफिशियल आपको वो दिखा रहा हूं, जिससे कम से कम 7-8 जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद रखें। ये 3 तो आपको याद रखना ही है। लिंगानुपात याद रखना है, महिला साक्षरता याद रखना है, शिशु मृत्यु दर याद रखना है, कुल प्रजनन दर 2 याद रखना है ना। तो अब मैं इसको एक बार दिखा दूं आपको कि क्या और इसके साथ आपको याद रखना है। देखिए, देखिए मैंने ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2000 जो है 1921 का एक आंकड़ा जो है वो खोला है आपके सामने। अब इसमें ज्यादा आपको चीजें याद नहीं रखना है। पहला आपको 2-3 मतलब 8-10 पॉइंट तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। पहला, पॉपुलेशन बिलो एज 15 ईयर, यानी मध्य प्रदेश में 26.5% जो आबादी है वो 15 साल से जो है वो अगर कहा जाए कम आयु की। ये पहला अपने पास आंकड़ा हो गया। तो रूरल और अर्बन याद करने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर तो 970 है। इसमें आप अर्बन और रूरल याद कर लें। यानी हमारे यहाँ जो है अगर कहा जाए इसमें, इसीलिए क्योंकि अभी सरकार जितनी भी योजनाएं आ रही है उसमें सरकार ये बता रही है कि हमने सेक्स रेशियो पे बहुत काम किया और लिंगानुपात को अच्छा खासा जो है वो हमने बढ़ा दिया। तो अभी हमको दिख रहा है सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो अगर कहा जाए, अर्बन भी याद रखिए 953, रूरल भी याद रखिए 976, और टोटल भी याद रखिए 970। ये एक जो है वो अगर कहा जाए याद रखना। प्लस नीचे सीधे आ जाए, बाकी जो है वो अगर कहा जाए हमारे कोई काम का नहीं। वुमन हु आर लिटरेट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 65.4% महिलाएं जो है वो साक्षर है। पुरुष तो जो है वो 81.3% पुरुष जो है वो साक्षर है। यानी इसमें भी काफी बड़ा गैप है, 15% का गैप है। आप सोचिए, महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता के बीच काफी काम करने की जरूरत है आज भी हमको।
15% एक बड़ा फिगर होता है। ये आप किसी मेंस के एग्जाम में भी जो है वो लिख सकते हैं आंकड़े, ये वहां भी आपको जो है वो अगर कहा जाए हेल्प हो जाएगी। फिर सीधे जो है वो नीचे चले जाएं। ये आंकड़ा आपको हर जगह, मतलब पीएससी प्री में तो नहीं आएगा, लेकिन पीएससी मेंस या दूसरे एग्जाम्स में आ सकता है। वुमन एज 20-24 ईयर, मैरिज बिफोर द, यहाँ पर अगर कहा जाए 18 ईयर, यहाँ तो ऐसी महिलाएं जिनकी 18 वर्ष से पहले शादी हो गई। अभी उन्होंने आंकड़े निकाले, 20 से 24 साल की महिलाओं का एक सर्वे कराया कि भाई 18 साल से जो है अगर कहा जाए पहले, तो पता चला 23.1% महिलाएं ऐसी रही जिनकी 18 वर्ष से जो है अगर कहा जाए पहले विवाह हो गया। ये भी एक बड़ा मतलब शॉकिंग है, पर ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, जो मैंने आपको बताया कि एक महिला अपने औसत जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको अपन टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो यहाँ पर दो दिख रहा है, इसमें हमको दिख रहा है कि रूरल और अर्बन में, ठीक है। यहाँ पर तो टोटल फर्टिलिटी रेट में यानी कुल प्रजनन दर में हमको दिख रहा है कि अर्बन जो है वो स्थिति ठीक है, 1.6 ही है, और रूरल में जो है वो 2.1 है। यानी सीधी सी बात है कि जो परिवार नियोजन से संबंधित जो मुद्दे हैं, उससे संबंधित जो बातचीतें होती हैं, उससे संबंधित जानकारियां हैं और अवेयरनेस कार्यक्रम है, वो गांव में चलाने की अभी हमको ज्यादा जरूरत है शहरों की तुलना में। यहाँ पर ये जो गैप आपको दिख रहा है, तो दो आप याद रखिएगा। फिर सीधे अपन नीचे आ जाए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये याद रखिए। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आपका जो है वो अगर कहा जाए आएगा 0 to 1 ईयर पर, है ना, हमेशा याद रखिएगा। कोई पूछेगा इन्फेंट मोर्टिलिटी, देखो तीनों में अंतर बता देता हूँ। तीन तरह से हमारे पास बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़े। पहला है नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेने के बाद 4 वीक भी सरवाइव ना कर पाए, ठीक है, 4 वीक भी, यानी उसकी मृत्यु जो है वो 28 दिनों से पहले हो जाए, ठीक है, यानी उसका वो केवल कितने दिन तक सरवाइव करे, 0 to 27 डे और लेस देन, ठीक है, यहां पर आप लिख देना लेस देन 28 डेज और 4 वीक, जो आपको अच्छा लगे। ये तीनों जो है अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक नियोनेटल की डेफिनेशन में आएंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये नवजात शिशु कह रहा है। तो नवजात शिशु में तो जो है अगर कहा जाए, यानी हमको ये दिख रहा है कि 1000 बच्चों में से 29 बच्चे ऐसे हैं ओवरऑल में, अगर हम देखें, जो अपनी 4 वीक की एज भी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उसमें माल न्यूट्रिशन, पहला कुपोषण, दूसरा माँ को जो है वो संतुलित आहार ना मिलना, एनेमिक होना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो एक बैलेंस डाइट ना मिलना, ये चैलेंजेस जो है हमको देखने को मिलते हैं। इसमें भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि गांव की तुलना में शहरों की स्थिति ठीक ठाक है, यानी हमें इन पे ज्यादा गांव पे ही काम करना है। तो एक तो हो गया नियोनेटल, 0 to 4 वीक के पहले, या 0 to 27 दिन ही सर्वाइव कर पाए, या लेस देन 28 डेज। इन्फेंट 0 to 1 ईयर, है ना, इन्फेंट 0 to 1 ईयर, इन्फेंट का याद रखना है 41.3, तीनों के अलग अलग याद रखना। अगर ये क्वेश्चन अभी प्रिंसिपल ग्रेड में आ चुका है तो एमपीपीएससी में नियोनेटल वाला पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। और अंडर 5 ईयर, ये तो खैर आपको दिख ही रहा है, 5 साल से कम आयु के, तो ये 49, ये भी चैलेंजिंग है। यानी साफ कहानी है कि हमें ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ रहा है। जब वो 4 वीक तक था तो केवल 29 आंकड़े थे, जब वो 1 साल तक हुआ तो 41.3 हो गए, जब वो 5 साल तक हुआ तो 49.2 हो गए। ये एक चैलेंजिंग है, यानी हमको जो है वो अगर कहा जाए यहाँ। बाकी आप खुद इसको डाउनलोड करके, अगर आप किसी एग्जाम्स के मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग मेथड वगैरह के लिए कौन क्या यूज कर रहा है, कौन सी मेथड्स हैं, वो सब इसमें लिखा हुआ। पर जो अभी मेरे हिसाब से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो 5-6 पॉइंट आएंगे, एक जो मैंने आपको बताया, पहला तो ये 15 साल से कम उम्र की जो है वो पॉपुलेशन पूछेगा, दूसरा लिटरेसी वाला पूछेगा, तीसरा सेक्स रेशो पूछेगा, और चौथा जो है अगर कहा जाए ये टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, ठीक है, ये पूछेगा, और ये वाला आंकड़ा पूछेगा। इतने जो है वो आंकड़ों में से कुछ कुछ ना कुछ जो है वो अगर कहा जाए पूछ सकता है, ठीक है, तो ये आप उसमें लिख लीजिएगा। तो वो जो क्वेश्चन गलत क्यों हो गया आप समझ गए, क्योंकि उसमें जो पूछा गया था हमारे द्वारा कि टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना, तो हमने जो है उसमें आंसर दे रहे थे 2.1, जबकि टेक्निकली है 2.1 गांव में है, 1.6 शहरों में, दोनों का एवरेज निकाल लिया तो 2 आ गया। इस तरह से वो क्वेश्चन, यानी अब आप देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, एक क्वेश्चन आपको लग रहा है वो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर आपके कम से कम 12-13 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपको पॉपुलेशन वाला एक क्वेश्चन तैयार हो गया, लिटरेसी वाले ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है, जो है वो नियोनेटल ये वाले 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए कि हाँ नियोनेटल की क्या डेफिनेशन होती है, इन्फेंट की क्या होती है, अंडर 5 की क्या डेफिनेशन होती है।
इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नवगठित 55वें जिले पांडुरना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब ये क्यों लिया ये भी समझ लीजिए। जब भी कोई नया जिला गठित होता है तो जिले के टूरिज्म, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। पांडुरना को मध्य प्रदेश का ऑरेंज सिटी कहा जाता है, नो डाउट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको मालूम होगा पूरे भारत में नागपुर संतरों के लिए फेमस है, और पांडुरना लगा लगा है नागपुर से, महाराष्ट्र की बॉर्डर से, तो ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ये सही है। पांडुरना में जाम नदी के तट पर हर वर्ष गोटमार मेले का आयोजन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वहां पर जो है वो जाम नाम की नदी है, उसके किनारे पांडुरना से ही जो है वो अगर कहा जाए मेला की पहचान है। पांडुरनाथ का देव तालाब अपने शिव मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है, जहां हर वर्ष शिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है, ये गलत है। ये जो देव तालाब है ये मऊगंज में आता है, जो अभी नया जिला बना। तो वहां मतलब एक तो क्वेश्चन मऊगंज वाला हो गया वहां पर, तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये जो है वो आपको कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि पांडुरना में भी देवगढ़ की जो जगह, ये देवगढ़ नाम की जगह, ये भी अपने शिव मंदिर के लिए फेमस है, यहाँ भी हर साल जो है वो मेला लगता है। और मध्यकाल में पांडुरना देवगढ़ के राजा जाटव के अधिकार क्षेत्र में था, कहा जाता है उन्होंने ही यहाँ देवगढ़ का किला बनवाया। और यहाँ पर ये पांडुरना जो है उसको पहचान उन्हीं से, राजा जाटव से ही जो है मिली। तो इसमें जो गलत हो गया वो हो गया देव तालाब, और देव तालाब के लिए अपना क्वेश्चन कहाँ तैयार हो गया, वो मऊगंज में तैयार हो गया। अब ये पांडुरना के लिए खुद जो टाउन प्लानिंग, मध्य प्रदेश जो टाउन प्लानिंग की वेबसाइट उसके ऊपर लिखा हुआ है, वहीं से मैंने उठाया कि पांडुरना अगर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा, मतलब अभी ये कब का है, जब ये जिला नहीं बना था, ठीक है, तब का, अभी तो मिलेगा नहीं। तो उसमें जो लिखा था उसमें देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कि सांवरगांव, ये आपको मालूम होगा, एक तरफ है पांडुरना और एक तरफ है सांवरगांव, इन दोनों के बीच में ही वो गोटमार का खेल खेल जो है वो होता है। तो अभी अपने को देखो, सांवरगांव जाम नदी के किनारे बसा था, जो आज भी उसी स्थिति में है। उस समय देवगढ़ के राजा जाटव आदिवासी थे, उनकी रियासत में देवगढ़ से एक नया पांडुरना सांवरगढ़ तक आता था। 16वीं सदी की बात है ना। और बड़ी माता मंदिर स्थापना ये हमारे काम के नहीं। यहाँ पर अपने को एक और नदी का नाम मिल रहा है, लेंडी नदी। तो लेंडी नदी, जाम नदी, ये दोनों नदी पांडुरना से अपने को मिल गई। दूसरा गोटमार अपने को जो है वो मिल गया कि पांडुरना की जो पहचान है गोटमार। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने को मिल गए। प्लस हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी नए जिलों से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है वो पंच होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट वाला जब क्वेश्चन जो है वो आएगा, तो उस क्वेश्चन में दो तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होंगी। पहला, कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट बनाई वो कैसे बनाई। देखो, यूं तो कभी आपको ये प्रश्न आएगा ही नहीं कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड आपको पढ़ना पड़े, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कभी नहीं पढ़ना। लेकिन अभी जब ये 3 जिले बने, और चूंकि हम फेसबुक, यूट्यूब और जो है वो व्हाट्सएप की जगत में है, तो हर स्टूडेंट के पास एक गजट नोटिफिकेशन सरकार का पहुंचा, और उसमें बताया गया कि हाँ साहब, हमने पांडुरना का जो है वो को जो है वो बनाया। तो जब वो गजट नोटिफिकेशन पहुंचा, तब आपको पहली बार पता चला कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। तो अब अपने पास एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड कब बना, 1959 की धारा 13, उसमें लिखा है कि धारा 13 की उपधारा 2, यानी आप कहीं भी उसको डाउनलोड करेंगे उसमें मिलेगा। तो हमें ये समझ पड़ा कि अगर हमें मध्य प्रदेश में कोई नया जिला बनाना, कोई तहसील बनाना है, किसी जिले की सीमाओं में बदलाव करना है, तो नो डाउट ये सब प्रोविजन जो है वो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के सेक्शन 13 के अंदर दिए हुए हैं। कल को आप भी एसडीएम बनाएंगे तब आपको, अभी भले ही ना आए, लेकिन अभी एक क्वेश्चन तो है ना कि मध्य प्रदेश में लैंड रेवेन्यू कोड कब बना, तो 1959 में जो है वो बना। प्लस एक और अनोखी चीज, कि इससे आप एक चीज और याद रखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जिलों के गठन की कहानी पूरी जो है वो अगर कहा जाए टिकी हुई है चुनाव के ऊपर, पूरी टिकी हुई है चुनाव के ऊपर। जैसे इसको अपन उल्टा चलाने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए 2023 में हमारे यहाँ चुनाव, तो अभी हमने 3 जिलों का जो है वो गठन करते हैं। अब 2023 से पीछे जाए, 2018, 2018 के समय टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया। तो हमको ये समझ पड़ा कि यार वो 52वां जिला था, अब टोटल 55 जिले हो गए, तो 52वां जिला जो है वो बनाया, ओरछा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी आदि को मिला के जो है वो बनाया था। तो हमें ये समझ पड़ा कि जिलों को याद करने के लिए हमको वहां ऐसे ईयर ढूंढना है जहां इलेक्शन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना, अभी आप 23 से कहाँ चले गए, 18 चले गए, 18 में निवाड़ी आ गया। अब 18 से कब इलेक्शन हुए, 13, तो 13 चले गए, तो 13 में जो है वो आगर मालवा, आपको मालूम होगा कि शाजापुर जो है उससे अलग करके आगर मालवा को जो है वो हमने जो है जिला बनाया था। तो ये 13 के अंदर हो गया। 13 से फिर जो है वो पहले इलेक्शन कब हुआ होगा, 2008 में। तो 2008 में 2 जिले बने थे, एक जिले का नाम था अलीराजपुर, ठीक है, यहाँ पर, और एक का नाम था सिंगरौली। तो सीधी से अलग करके हमने सिंगरौली बनाया था, और जो है वो अगर कहा जाए झाबुआ से अलग करके जो है वो हमने अलीराजपुर बनाया था। ये 2008 में जो है इलेक्शन
के पहले के जो है वो थे। 8 से पहले जो है वो अगर कब इलेक्शन हुआ था, 2003 में। तो 2003 में जो है वो अगर कहा था 23 और 3 एक जैसे मानो, 23 में 3 जिले, 3 में भी 3 जिले। उस समय अशोकनगर बना था गुना से अलग करके, बुरहानपुर बना था खंडवा से अलग करके, अनूपपुर बना था शहडोल से अलग करके 2003 में यहाँ पर। इस तरह से अगर हम देखें और पीछे आप जाओ 98 में जाओगे तो 98 में भी वही चीज मिलेगी। मतलब हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिलों की कहानी लगातार चुनाव का एक मुद्दा है। यानी अब हम फुर्सत है 23 के बाद, अब हम सीधे 5 साल के बाद नए जिलों की उम्मीद कर पाएंगे कि कुछ बनेंगे। तो ये एक आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस जो मैंने अभी कहा कि जो 3 नए जिले बने, इन 3 नए जिलों की बुनियादी क्वेश्चंस आप तैयार करें। जैसे देव तालाब मैंने कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मऊगंज में पड़ता, ठीक है, यानी मऊगंज जिले के अंतर्गत जो है वो देव तालाब जो है वो पड़ेगा। या पांडुरना के बारे में बुनियादी बातें जैसे गोटमार, या अभी आपको पता चले जाम नदी, हो सकता है वो लेंडी नदी पूछ ले, कि ये पूछ ले कि जो है वो जाम और लेंडी नदी, या लेंडी नदी जो है वो इसमें से किस जिले से होते हुए बहती है, क्या करोगे आप? ठीक है, आप क्या करोगे? ठीक है भाई, एग्जाम सेटर तो कुछ भी पूछ सकता है उसकी टाउन प्लानिंग की वेबसाइट पे जाके जो है। तो हमारा एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से यहाँ तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अभी अपने पास क्लियर हो गया कि पांडुरना का देव तालाब, यानी सी वाला जो है वो हमारा क्या हुआ, इसका गलत हुआ, और आंसर जो है वो सही क्या हुआ वो हमने देख लिया, ये वाला हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के कई हिस्से हैं करंट से जुड़े हुए जो हमको पता होना चाहिए। जून 2023 में प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का के सर्वश्रेष्ठ राज्य में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? विच पोजीशन वाज मध्य प्रदेश अमंग द बेस्ट स्टेट फ्रॉम द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड गिवन टू हिम? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आंसर है फर्स्ट। अब इसमें दो क्वेश्चन, ध्यान से देखो, मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट को लिया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश दिया है, पहला हो गया। दूसरा राज्य उड़ीसा है, तीसरा संयुक्त रूप से आंध्र और बिहार है। कोशिश करिएगा कि तीन तो आप याद रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो मध्य प्रदेश को ही पूछे। दूसरा, अगर हम नीचे जाएं इसके अंदर, तो आपको दिख रहा है ये बाकी तो हमारे यानी पूरा पड़ा इसको तो मध्य प्रदेश और कहीं नहीं मिला मुझे। लेकिन जब मैं सर्व से शहरी स्थानीय निकाय, यानी जो अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बॉडियां हैं जैसे म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें पहुंचा, तो मुझे पता चला कि निकाय में जो पहला पुरस्कार मिला वो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला, और दूसरा जो है वो इंदौर नगर निगम को मिला। तब मुझे पता चला कि यार ये जो है अगर कहा जाए मतलब क्वेश्चन जो है वो बच्चे का गलत होना है। क्योंकि जब हम इंदौर नगर निगम की बात करते हैं किसी भी जगह, तो वो नंबर 1 चलता है ज्यादातर में, जब स्वच्छता की बात आती है, ठीक है, या इस तरह के कोई भी इनिशिएटिव की बात आती है। तो अगर वहां पढ़ा है तो वेल गुड, नहीं पढ़ा है तो आंख बंद करके पहले ही मारेगा बच्चा। और वो जल पुरस्कार पढ़ लिया मध्य प्रदेश पहला, तो वो भी पहले ही मारेगा। तो अभी हमें दो क्वेश्चन हो गए, एक तो ओवरऑल में हम फर्स्ट हैं, और जो अगर स्थानीय निकाय में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें जो है वो इंदौर नगर निगम दूसरे नंबर पे है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही जो है स्क्रीनशॉट लगा है पीआईबी का। ठीक है, अगला है G20 की मध्य प्रदेश में आयोजित बैठकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं? फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्यूटिंग मीटिंग 13 to 15 फरवरी इंदौर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग 23 to 25 फेब खुजराहो, बिल्कुल सही है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग 20 to 21 जुलाई भोपाल, ये गलत है। और थिंक 20 मीटिंग, G20 की जो थिंक 20 मीटिंग है जनवरी, ये जनवरी की स्पेलिंग सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, कई बार हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, जनवरी जो है अगर कहा जाए भोपाल, ये सही है। तो ये जो लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, ये हुई थी कहाँ? इंदौर में। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने पेज लगाया है। और आपको याद होगा कि इसी मीटिंग के दौरान जो डेलीगेशन आए थे वो मांडू भी विजिट करने गए थे। तो जब वो मांडू गए तो मांडू की भी खूबसूरती को उन्होंने देखा, तो चर्चा में आया। मांडू एक इंटरनेशनल मतलब लेवल पर भी चर्चा में आया, उसके फोटो भी जो है वो अगर कहा जाए दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में गए होंगे। भाई जब कोई फोटो, तो इससे क्या होता है हमारी कुछ साइट्स इंटरनेशनल लेवल पर आती है, तो हमको भी उनको याद रखना है कि हाँ यार जहाज महल का फोटो था हिंडोला महल का फोटो था, तो दिमाग चलता है। तो आपको दिख रहा है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने जो है वो अगर कहा जाए पूरा आर्टिकल जो है वो अगर कहा जाए लगा हुआ है इसमें। तो ये चार तो कम से कम अपने एक साथ जो है वो लिंक हो गए कि कहाँ कहाँ कौन सी मीटिंग हुई थी। फिर अगले में आते हैं, लहरी बाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, लहरी बाई मध्य प्रदेश के डेलोरी जिले के जो है वो बजाक तहसील की निवासी हैं, बिल्कुल सही। लहरी बाई को कोदो, कुटकी, सांवा, सिकिया, काग जैसे दुर्लभ जो है वो अनाजों के सीड बैंक, ये सीड लिखा गया, सीड है वो एग्जैक्टली, सीड आप कर लीजिएगा, सीड इस तरफ से मात्रा आएगी, ठीक है, सीड बैंक को तैयार किया, भी सही है। लहरी बाई को 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पादप जीनोम किसान सम्मान 2021-22 से प्रदान किया गया, ये भी सही है।
और लहरी बाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजा वर्ष 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये गलत है, ये भारत सरकार ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इंटरनेशनल जो अगर कहा जाए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है, ये पहला। दूसरा, अब एक चीज और याद रखिएगा, चूंकि वो किन अनाजों को, जो मोटे अनाज हैं मिलेट से, उनका संरक्षण कर रही है, तो जैसे कोदो, कुटकी, सावा, सिकिया, काग, ये लिखा हुआ है। अब आपको जैसे इसको लिंक कैसे करना है, जैसे मान के चलो एक प्रश्न आपको आ जाए सिकिया खीर, जैसे आप कभी डिंडोरी की, मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक ऑफिशियल वेबसाइट डिंडोरी की, उससे समझ पाएंगे। सिकिया खीर लिखा आ जाए, अब सिकिया जो है वो खीर, चूंकि वो डिंडोरी से है तो अपन वहां से लिंक कर सकते हैं कि सिकिया, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मतलब ऐसा नहीं कि लहरी बाई से, ये पहले से ही सिकिया खीर डिंडोरी की वेबसाइट के ऊपर कुजीन में डली हुई है। तो लिंक हो गया कि यार कौन कौन से जो मिलेट्स हैं, जैसे कुछ तो हमको जो है वो मोटे अनाज समझ पड़ते हैं, ठीक है, कुछ तो समझ पड़ते पर कुछ नहीं समझ पड़ते, जैसे काग नहीं समझ आता, सिकिया नहीं समझ आता, सांबा ये नहीं समझ आता, कोदो कुटकी बिल्कुल समझ आता है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए एक प्रश्न आ जाए सिकिया खीर मध्य प्रदेश के किस जिले की पहचान है, क्या करोगे आप, जैसे मैं आपको पहले इसको मैं दिखाऊं तो आपको समझ पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर चले गए, एक सेकंड में स्क्रीन को रोक दूं जरा 2 मिनट के लिए। देखिए ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोला है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी यहाँ पर है। तो अभी इसके ऊपर ही हम सीधे जो है वो डिंडोरी पर गए, ये हम डिंडोरी की ऑफिशियल वेबसाइट को हमने लिंक किया, और डिंडोरी पर जब हम गए यहाँ पर, तो मैं आपकी सरलता के लिए इसको हिंदी कर देता हूँ। जब हम यहाँ पर पर्यटन पर गए, त्योहार, प्रमुख व्यंजन, तो हमने ये प्रमुख व्यंजन क्लिक किया। अब प्रमुख व्यंजन में यहाँ पर लिखा हुआ सिकिया खीर, इसको हमने क्लिक किया, तो हमको यहाँ पर पता चला कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बेगा आदिवासियों के द्वारा कटाई की जाने वाली जंगली बाजरा की एक किस्म है सिकिया डिजिटेरिया, जो है वो इसका कुछ नाम है। दाने छोटे, बाजरा की तुलना में छोटे होते हैं, इसका रंग पीला होता है, और बेगा आदिवासी ट्राइब में इसे चावल की खीर को तैयार किया जाता है, जिसको सिकिया खीर कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज ये लिंक हो गई ना, सिकिया जो है वो अपने आप में एक मिलेट है, बाजरे से मिलती जुलती एक किस्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पंच होते हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या क्वेश्चन जो है वो पंच हो रहा है, क्या उससे जो है वो बनेगा। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। एक सेकेंड, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा लहरी बाई वाला हो गया, ये हमको याद रखना है। 26 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ किया गया था, एक्चुअल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है कि चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि देखिए पहला तो ये है कि जो स्वामित्व नाम की जो स्कीम चल रही है सरकार की, उसको गोल्ड मेडल मिला था इसमें, और ये इवेंट हमारे यहाँ ही हुआ था। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज, ठीक है अगर कहा जाए, और स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कन्फर्ड द पोजीशन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस गोल्ड, ठीक है, यहाँ पर ये मिला। और ये लिखा हुआ है कि यार ये 26वां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस था, ये 25 अगस्त 2023 को इंदौर में जो है वो आयोजित हुआ था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो लिंक हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो इसके कोई और जो है वो आने की संभावना नहीं है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे जैसे कहा जाए कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा तो नहीं, पर सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये लिंक करके जो है वो आपसे जो है वो पूछा जो है वो जा सकता है इसमें यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ, सतना, इंदौर, ग्वालियर, गुना। अब ध्यान समझिए, 2023 में मध्य प्रदेश में कुछ लगभग 40-50 ऐसी पर्सनालिटी रही होंगी जो चर्चा में रही होंगी, या तो किसी का निधन हुआ होगा, या अगर कहा जाए कि कोई किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के कारण चर्चा में रहा, तो उनसे जुड़ा हुआ जो भी, मतलब अगर कहा जाए बेसिक जो जानकारी है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेद प्रसाद वेदिक, अपने को दिख रहा है कि वो एक जाने माने पत्रकार थे, और वो मध्य प्रदेश के जो है वो इंदौर से, मतलब प्रॉपर उनका जो है रहना जो है वो इंदौर का था। फिर बाद में जो है अगर कहा जाए कि कई सारे न्यूज़पेपर से भी जुड़े, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े, ठीक है, अगर कहा जाए नवभारत टाइम्स के लिए भी उन्होंने जो है वो काम किया, वहां भी जो है वो ऑडिटोरियल वाला जो पेज होता है उसको जो है वो लिखा करते थे। तो इस तरह से एक लिंक हो सकता है क्वेश्चन या प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि भाई फील्ड से थे या किस न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, या इनमें से किस समाचार पत्र से, पता चले दैनिक भास्कर आ गया, टाइम्स ग्रुप आ गया, नवभारत टाइम्स आ गया, तो जो है वो प्रश्न पंच कर सकता है या बना सकता है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है,
के नाम से प्रसिद्ध ग्वालियर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि यूनेस्को के द्वारा 2023 में ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया, ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें तो कुछ ऐसे बताने की जरूरत ही नहीं कि कोई जो है वो गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ये ग्वालियर घराने की पहचान थे। एक्चुअल जब ग्वालियर घराना जो है वो खड़ा हुआ, तो शुरुआत में ग्वालियर घराना केवल और केवल ख्याल के लिए जो है वो जाना जाता था। मतलब वो अपनी ख्याल गायकी के लिए पूरे हिंदुस्तान में फेमस था ग्वालियर घराना। और उस ख्याल गाल की गायकी को पहचान दिलाया हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां ने। ये भी आपको प्रश्न आ सकता है कि हस्सू खां, नत्थू खां का संबंध जो है वो किस घराने से, या इनमें से किसने जो है वो ख्याल गायकी को जो है वो पहचान दिलाई। बाद में जब अगर कहा जाए इससे जैसे तानसेन जैसे लोग जुड़े, तब जाके कहीं ध्रुपद को जो है वो ग्वालियर घराने से जो है वो पहचान मिलना शुरू हुई। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र का जन्म ग्वालियर में। ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। बेजू बावरा का जन्म गुजरात के चंपानेर में एक ब्राह्मण परिवार, ये मैंने इसलिए नीचे लगा दिया। हालांकि बेजू बावरा की समाधि चंदेरी में है, अशोकनगर जाओगे तो बच्चा जो है वो अगर कहा जाए कि पता चले कि वो चंदेरी लिखा जाए तो कंफ्यूज हो जाए। तो थे वो यहां से, ठीक है। तो एक तो ये गलत हो गया। दूसरा, ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद हाफिज अली खां का पैतृक घर सरोद घर संग्रहालय। अब ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। आपसे सिंपल प्रश्न पूछेगा, सरोद घर म्यूजियम कहाँ है? सरोदगर। और आप नो डाउट अगर कहा जाए कि जो है अगर कहा जाए कि मेहर ही जाओगे, क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खां की जब बात आती है तो मेहर घराने से आती है। और वो भी जो है अगर कहा जाए कि सरोद के मतलब जैसे अच्छे जो है अगर कहा जाए उनकी पकड़ थी सरोद के ऊपर। तो अब हमारे सामने तो जो है अगर कहा जाए अलाउद्दीन खां, क्योंकि जाना माना नाम है सरोद में जो है अगर कहा जाए। कभी भी आप उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में पाठ पढ़ोगे, मेहर घराना जब उन्होंने बनाया, मेहर घराने को खड़ा करा, तो वो सरोद से बाबा अलाउद्दीन खान को कहते थे, ठीक है। तो अगर आपने, ठीक है, पढ़ा नहीं है तो सरोद घर संग्रहालय आप सीधे जो है वो मैयर लगा के आओ, कोई डाउट की बात नहीं। और पढ़ा है तब आप लगाओगे कि हाँ ग्वालियर के जो सिंधिया शासक थे, उनके प्रयासों से। मैंने एक दैनिक भास्कर में पूरा इसका जो है वो आर्टिकल पढ़ा था। तो उस आर्टिकल में जो है वो लिखा था कि भाई ग्वालियर के जो सिंधिया शासक है, उनके प्रयासों से ये जो घर था इसको सरोद घर संग्रहालय या म्यूजियम में जो है वो कन्वर्ट किया गया। तो अभी ग्वालियर जो है वो सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में पहचानी गई, ठीक है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ग्वालियर के लिए। और खुद जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, उन्होंने जो है अगर कहा जाए कि ये ट्वीट भी किया था इसके ऊपर। तो आपको ग्वालियर में जैसे तानसेन के बारे में पता होना चाहिए कि मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है, ठीक है। तानसेन समारोह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर में कहाँ तानसेन समारोह होता है। राजा मानसिंह तोमर संगीत जो है वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरी महल का संबंध म्यूजिक से कैसे, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब देखो क्या हो रहा है ना, अभी अपन करंट को क्या कर रहे हैं, अटपटा पढ़ रहे हैं। करंट को लिंक करो। करंट को लिंक कैसे करो कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार रीवा के महाराज ने कैसे तानसेन को, बेजू बाबरा को कहा कि जाओ अकबर के दरबार में। और ये अकबर के दरबार के लिए जो है अगर कहा जाए फिर गाने लगे, ध्रुपद के बड़े जाने माने जो है कैसे जो है वो अगर कहा जाए ग्वालियर में जब तानसेन रहा करते थे। तो उस देखो जैसे एक बहुत अच्छी सी चीज आपको बताता हूँ, वो शायद आपने कहीं जो पढ़ी होगी आप। ज्यादातर जो है वो अगर कहा जाए लोगों को लगता है कि तानसेन के जो गुरु थे वो केवल और केवल जो है वो मतलब मोहम्मद गौस थे, नहीं। तानसेन के जो है वो अगर कहा जाए कि दो जो है वो गुरु थे। पहले गुरु का जो तानसेन के गुरु का संबंध है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। क्यों है ग्वालियर से? क्योंकि जो मथुरा जाते हैं, ग्वालियर से आप जब मथुरा के लिए आगे बढ़ोगे तो स्वामी हरिदास उनसे यही मिलते हैं। और फिर जो है वो अगर कहा जाए ब्रज में स्वामी हरिदास के वो सानिध्य में आ गए। उनके पहले गुरु तो तानसेन के स्वामी हरिदास से ही, उन्होंने म्यूजिक सीखा, ठीक है। ध्यान रखना कि स्वामी हरिदास से एक्चुअल जो है वो सही म्यूजिक तो स्वामी हरिदास से ही सीखा। फिर बाबा जो है वो अगर कहा जाए कि मोहम्मद गौस के वो संपर्क में है। इस तरह से ये कहानी जो है वो जुड़ी हुई। तो अगर हम इसको हिस्टोरिकल सब्जेक्ट से जोड़ लें, अभी आपको याद रखना है जैसे सिटी ऑफ म्यूजिक जैसे ही ग्वालियर बनी, नो डाउट आपको तानसेन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब आपकी कहानी पूरी तानसेन की जो है वो अगर कहा जाए, मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी, ठीक है, ध्रुपद गायन, ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है। अकबर के 9 रत्नों में जो है वो तानसेन का नाम था। रामतनु पांडे तानसेन को जो है वो कहा जाता था,
ठीक है, ये यहाँ पर अगर कहा जाए हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक बहुत बड़ा जो है वो नाम तानसेन का जो है वो जो है वो माना जाता है। ठीक है, उनके दो गुरु थे यहाँ पर, एक गुरु का नाम जो था स्वामी हरिदास था, दूसरे का नाम था मोहम्मद गौस। तानसेन का जो है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए, तब करेंट अफेयर सब्जेक्ट से जुड़ता है, तब जाके कहीं एग्जाम आपस में जुड़ता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन। क्योंकि अभी आपको यही प्रश्न आ जाए, सपोज मान के यही क्वेश्चन आ जाए कि बाबा आप जो है वो अगर कहा जाए हरिदास इनमें से किसके गुरु थे, अब आप यहाँ दिमाग लगा रहे हो कि यार ये तो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आप दिमाग नहीं लगा रहे कि यार ये सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर जो अभी मिला है, इससे लिंक करके क्वेश्चन को पूछा गया। तो ये याद रखना। बाकी दैनिक भास्कर के जो आर्टिकल में पढ़ा था उसमें लिखा था कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने 8 अंगों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें लिखा हुआ था तो मैंने वो यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर उसके अंदर था, मुझे याद आया तो मैंने कहा लिख देता हूँ। तो वो भी अच्छा एक आर्टिकल था, पूरा एक आर्टिकल पढ़ा था, पर उसमें इतना जितना काम का था वो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो दे दिया। अगला है, भारत का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ जो है वो का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क पार्क लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश? मुल्ताई बैतूल, पचमढ़ी नर्मदापुरम, चंदेरी अशोकनगर, महेश्वर खरगोन। यूं तो अगर आपको पता है तो वेल गुड, नहीं पता है तो ये बड़ा क्लैश करेंगे, क्योंकि चंदेरी भी सिल्क के लिए जानी जाती है और खरगोन का महेश्वर भी सिल्क सिल्क के लिए जाना जाता है। पर इसका जो आंसर है वो जो है वो है पचमढ़ी। एक्चुअल देखो क्या है कि सिल्क जो है उसको सही पहचान तो कर्नाटका से मिली। कर्नाटक से जो मैसूर से सिल्क आया, हमारे मध्य प्रदेश में भी नर्मदापुरम जो पहले होशंगाबाद था उसमें एक जगह पड़ती है, मालाखेड़ी करके गांव पड़ता, मतलब शहर से लगा ही हुआ है, मतलब जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगा, वहां से धीरे धीरे सिल्क जो है वो पहचाना जाने लगा। अब सिल्क की कई वैरायटीज हैं, है ना, जैसे कोसा है, टसर है, मूंगा है, ठीक है, मलबरी है, ये सिल्क की वैरायटीज होती है। कोसा भी होती है सिल्क की एक वैरायटी, ठीक है, मूंगा भी होती है, टसर भी होती है, ये सब सिल्क के अंदर। मलबरी इसमें सबसे कॉमन और सबसे सरल, ज्यादा बिकने वाला सिल्क मलबरी, क्योंकि मलबरी यानी शहतूत, शहतूत के पत्तों को खिलाकर जो सिल्क वर्म होता है वो ग्रो कराते हैं उसको, और फिर जब वो कोकून बना लेता है अपने चारों ओर, तो फिर उसको गर्म पानी में डाल के उस कोकून से जो है उस सिल्क को निकाला जाता है। इसका बड़ा काम होता है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। तो वहीं जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क जो है वो भी सरकार ने शुरू किया। अब इसमें क्या आपको याद रखना है, एक तो इसको स्टैटिक कैसे बनाओगे, पहला कि सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, ये पहला हो गया कि भाई सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर। सिल्क को टेक्निकली दुनिया में पहचान मिली चाइना से, क्योंकि आपको याद होगा चाइना टू रोम के बीच ही सिल्क रूट था, हम उस सिल्क रूट पे आते हैं, हमने सिल्क दुनिया को दिया नहीं, सिल्क चीन से रोम तक गया है ना। तीसरा जो है अगर कहा जाए, सिल्क का उल्लेख मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से, जब आप मंदसौर इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो विज्ञापन मिलता है वो सिल्क व्यापारियों का ही मिलता है। ठीक है, जो पट्यावर श्रेणी के व्यापारी थे वो सिल्क का ही काम करते थे, यहाँ से गुजरात के लाट तक। तो वो एक लिंक आपका सब्जेक्ट हो गया उससे जो है अगर कहा जाए। तो ऐसे देखो, मैं क्यों ये सब चीजें बोलता हूँ बीच बीच में, कि जब आप एक प्रश्न को करते हो तो उससे जुड़ा हुआ कुछ तो आपको पता हो, उसको दिमाग को कहो कि रिवीजन करें, कुछ तो पता होगा, ज्यादा जो नहीं। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन वही जो शुरू में बात मैंने करी थी उसी के तहत, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? अब यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पूछा है, इलेक्शन कमिश्नर नहीं पूछा, इलेक्शन सेक्रेटरी नहीं पूछा। कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में यही होता है। जैसे बसंत प्रताप सिंह जो है वो अभी हमारे, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर है, अभिषेक सिंह जो है वो अगर कहा जाए सेक्रेटरी, यानी अगर कहा जाए प्रमुख सचिव है यहाँ पर। राजेश राजौर बहुत पहले इस पद पर रहे। अनुपम राजन, अभी अब जितना भी इलेक्शन पूरा हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अनुपम राजन का। तो अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार क्यों पूछा, तो इसीलिए क्योंकि आप जब एग्जाम में जाओगे तो इन तीनों में आप कंफ्यूज होगे। सचिव, यानी अगर कहा जाए कि मतलब इलेक्शन से संबंधित, दूसरा अगर कहा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरा जो है अगर कहा जाए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इन तीनों में। तो वो तीनों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो है वो बात रखी गई यहाँ पर, या ये प्रश्न जो है वो पूछा गया। अब अगला जो प्रश्न है ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 में जारी बाघ अभयारण्यों की स्कोर रेटिंग में उत्कृष्ट श्रेणी, उत्कृष्ट मतलब जो एक्सलेंस जो अगर कहा जाए कैटेगरी है, वाले बाघ अभयारण्यों में मध्य प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व शामिल है? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूड द एक्सलेंट कैटेगरी ऑफ टाइगर रिजर्व? स्कोर जो है वो जुलाई 2023।
अब इसके लिए हमको एक वेबसाइट को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोक कर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। देखिए ध्यान से। तो अगला है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस चेक इवेल्यूशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स रिपोर्ट है, ये फाइनल है। तो इसमें अपने को दिख रहा है, नीचे चले जाएं, स्कोर टेबल में अगर हम देखें तो कैटेगरी है एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर। तो पहले तो देखो, इससे दो फायदे मिलते हैं इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने के। जैसे आपसे कोई पूछे कि यार आज 400 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं देश के अंदर, क्या हम पूरे याद कर लें? ठीक है। जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि यार हम पूरे नेशनल पार्क नहीं, आप वो याद करो जो चर्चा में है। जैसे पेरियार कहाँ है? केरल में। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। आप देखो ध्यान से, जितने आप एग्जाम्स देखोगे, चाहे वो व्यापम का हो, पीएससी का हो, आईएएस का हो, उन सब में यही जो है वो अगर कारण नेशनल पार्क जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, यही सब पूछे जाते हैं। तो अभी हमको यहाँ एक्सीलेंट कैटेगरी में एक तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क दिख रहा है, दूसरा एक्सीलेंट कैटेगरी में हमको जो है वो कान्हा नेशनल पार्क दिख रहा है। दो एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो दिख रहा है। फिर एक्सीलेंट के बाद जो है वो अगर कहा जाए आगे वेरी गुड। अब वेरी गुड कैटेगरी के अंदर हम देखें तो मध्य प्रदेश का पेंच दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तड़ुबा वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो पेज जो है वो अगर कहा जाए, ये दूसरा है गुड कैटेगरी में। आपको गुड कैटेगरी नहीं आएगी, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ पर। दूसरा आपको बांधवगढ़ दिख रहा है, पन्ना दिख रहा है, यानी ये तीन जो है वो अगर कहा जाए गुड कैटेगरी के अंदर जो है वो मध्य प्रदेश के जो है वो डाले। और फिर जो है वो अगर कहा सॉरी जो है वो अगर कहा जाए वेरी गुड कैटेगरी के अंदर जो है वो डाले। तो ये वेरी गुड जो है वो कैटेगरी चल रही है। फिर वेरी गुड के बाद यहाँ से गुड आ गया। तो गुड में आप जाओगे तो संजय डुबरी जो है वो गुड कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो आ गया यहाँ पर ये। तो इस तरह से अगर हम टेक्निकली देखें तो ये जो लिस्ट डली है, इस लिस्ट में हमको ये समझ पड़ गया है कि यार मध्य प्रदेश में संजय डुबरी। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए और ऊपर जाओगे तो मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना, मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर पेंच, मध्य प्रदेश में जो है वो कान्हा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, ये टाइगर रिजर्व है। और इसमें अभी अच्छी स्थिति के ऊपर जो है वो सतपुड़ा और कान्हा है एक्सीलेंट के अंदर। ये आपको याद रखना। प्लस ये लिस्ट अगर आप खुद भी ढूंढे पीआईबी के ऊपर, ठीक है, खुद टाइप करिएगा तो आप आसानी से जो है मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि यार वास्तव में इतने जो है वो नेशनल पार्क हमें या टाइगर रिजर्व जो है वो याद रखना है। जैसे अन्नामलई बहुत आता है। ठीक है, अगर कहा जाए पेंच महाराष्ट्र में भी है, ये भी हमको पता होना चाहिए। सिमलीपाल उड़ीसा का बहुत ज्यादा जो है वो एग्जाम में आ सकता है। मुडुमलई जो है वो एग्जाम में कई बार जो है वो प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पंच होते रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ पड़ गया होगा कि इसमें दो हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से लिंक करा मैंने। ठीक है, ये मेरा मानना है कि मैं एक एक स्टेज पर जो है वो अगर कहा जाए क्वेश्चंस आपके जो है वो तैयार कराता जाऊंगा। यहाँ पर जैसे दूसरा दिख रहा है, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 7 टाइगर रिजर्व हैं, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के नौरादही, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के कुछ भाग को मिलाकर राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 पर जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 726 बाघ हैं, ये गलत है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 135 बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ये सही है। यानी तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है तो उसको अपन देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। अत्यंत गर्व और हर्ष की बात है कि विगत 4 वर्षों में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई। ये पहला हो गया कि हमारे यहाँ टोटल जो बाघ है वो 785। अब कुछ बाघ का जो शिकार हो गया या किसी नेचुरल कारण से उनकी डेथ हो गई, वो सब आंकड़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। आपको जो बाघ की गणना है उसके ही आंकड़े याद रखना। तो ये 785 प्लस आपको ये ऑफिशियल पीआईबी का जो है वो अगर कहा जाए, एक और यहाँ आर्टिकल दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि जो भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ है 785, वो मध्य प्रदेश में, जिसके बाद कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। इस क्रम में भी वो बता रहा है कि जो सबसे ज्यादा टाइगर है भारत में किस किस जो है वो टाइगर रिजर्व में है। तो आपको दिख रहा है कि पहला तो यहाँ पर आ गया कि हमारे मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ 135 लिखा है, देखिए। फिर मध्य प्रदेश की ध्यान रखना। दूसरा मध्य प्रदेश का है कान्हा, जिसमें दिए हैं 105। और तीसरा है पेंच, जिसमें दिए हैं 77। यानी हम ये कहें कि जो इंडिया के अंदर टॉप 10 टाइगर रिजर्व्स हैं, टॉप 10 वाली जो लिस्ट है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के 3 आ रहे हैं। एक आ रहा है बांधवगढ़, एक आ रहा है कान्हा और एक आ रहा है पेंच। तो इन तीनों का तो आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। और ये अभी 29 जुलाई 2023 के जो है वो आंकड़े हैं। वो जो है अगर कहा जाए इसी पर जो है वो आंकड़े जो है वो अगर कहा जाए पूछे गए यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक सेकंड, 1 मिनट रखिएगा।
एक मिनट बेटा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, मध्य प्रदेश की प्रथम जो है महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच किस अवधि से किस अवधि तक पद पर रही। अब ये प्रश्न क्यों आएगा, देखो, एक तो मध्य प्रदेश में एक जो है वो अगर कहा जाए, ये जो है वो पहली जो है वो महिला चीफ सेक्रेटरी थी, जो है वो फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी थी, और काफी चर्चा में रही, और अभी 2023 में उनका जो है वो निधन हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइम से किस टाइम तक थे, 91 टू 93 तक रही, ये पहला। दूसरा, कि जब पेपर सेटर पेपर बनाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको मैंने यहाँ लिखा। तो चूंकि जब निर्मला बुच, यहाँ अपन सीधे पहले निर्मला बुच के टाइम पर चले गए, ये निर्मला बुच, एक तो इनके वैसे तो ऑलमोस्ट बच्चों को याद ही रहे, लेकिन निर्मला बुच, नमिता बुच, निमांशी बुच, ऐसे वो क्या करते हैं, नाम में भी बदल देते हैं कई बार। तो एक तो आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो लिंक हो रहा है, कि वो आपको ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे, जैसे आरपी कपूर, ठीक है, निर्मला बुच, एनएस सेठी और एससी बिहार, क्योंकि ये चारों आपस में एक ही पेज के ऊपर अपने को लिंक करते हुए दिख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, देखो, हमेशा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर सेटर की नेचर को भी पकड़ना जरूरी है, वो क्या चाह रहा है। जैसे उसने देखा यहाँ पर, ये टाइम देखा कि यार 91 से 93 तक रही, उसने कहा ठीक है, लेकिन उसको लगा कि यार ऊपर वाला भी, तो यहाँ पर उसने जो है वो अगर कहा जाए, आर एस खन्ना पूछ लिया, आरपी कपूर पूछ लिया, निर्मला बुच पूछ लिया, एनएस सेठी पूछ लिया, और इनमें से किसी एक का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे अगर कहा जाए कि जो है वो आरपी कपूर की जगह आर के कपूर कर दिया, यहाँ पर आर एस जो है वो सेठी की जगह जो है अगर कहा जाए, जो है वो आर के जो है, सॉरी, आर एस खन्ना की जगह आर के खन्ना कर दिया, क्या करोगे आप, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ये अपने को जो है वो पता होना चाहिए। चलिए अगले के ऊपर जो है वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश, एक सेकेंड, यही वाला है ना, हाँ। मध्य प्रदेश के दीनानाथ भार्गव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक्चुअल दीनानाथ भार्गव का कोई क्वेश्चन अभी बनता ही नहीं। अभी जो नई संसद भवन बनी है, उस नई संसद भवन के कारण दीनानाथ भार्गव का जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आ गया। यानी नई संसद भवन के समय अगर जो है वो अगर कहा जाए कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो ये पोस्ट नहीं करते, तो जो है वो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो नई संसद भवन बनी है, तो उसमें जो अशोक चक्र लगा हुआ है बीच में, और उसमें जो अशोक चक्र के अंदर जो अशोक स्तंभ की प्रतिकृति है, वो मध्य प्रदेश के इंदौर से ही तैयार होके गई। जब इंदौर से तैयार होके गई, तो नो डाउट ये प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई वो उसको जो है वो इंदौर से क्यों गई, क्या इंदौर से उसका कहीं कोई कनेक्शन है, क्या इंदौर में कोई व्यक्ति था जिसने जो है अगर कहा जाए उसको तैयार किया। तब लोगों को पहली बार, आप आश्चर्य करेंगे, हम कितने समय से जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दीनानाथ भार्गव जी के बारे में नहीं पढ़ पाते। ये एक फायदा होता है। तो हमें जो अशोक स्तंभ का डिजाइन है, ठीक है, वो चूंकि अब हमें दिख रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की दीवारों पर जो है लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको देखेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैंने एक लोकसभा राज्यसभा का वीडियो बनाया था, वीडियो बहुत अच्छा था मेरी नजर में, पर बच्चों ने देखा नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या, बहुत जल्दी की चीजों को देखना पसंद करते हैं हम लोग। अब इसमें पहला तो है कि दीनानाथ भार्गव का जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मिल्ताई में हुआ, ये बिल्कुल सही है। वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। वह भारतीय संविधान की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ पर बनाए गए अशोक स्तंभ के मुख्य चित्रकारों में शामिल थे, ये भी सही है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का चित्रांकन उन्होंने किया, ये गलत है। उनका नाम भी मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, व्यवहार राम मनोहर का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, व्यवहार राम मनोहर भी हमारे जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं। अब ध्यान से समझ लो, मतलब इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है वो लिंक हो सकते हैं। पहला, कि जो हमारे संविधान की, मतलब इसमें 5 चीजें हैं। एक तो हमारा संविधान जब संविधान निर्माताओं ने बनाए, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, उसको बड़े सुलेखन से लिखा गया हो ना, कैलीग्राफी कहते हैं मुगल काल में। सुलेखन कला जो है वो, फारसी कितना सुंदर लिख पाओगे, उसके लिए कैलीग्राफी जो है वर्ड इस्तेमाल होता था, हिंदी में बोलते हैं सुलेखन। तो 2 लोगों को जो है वो अपॉइंट किया गया। पहला प्रेम बिहारी जो है वो जो है अगर कहा जाए नारायण रायजादा जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए हमारे संविधान की जो ओरिजिनल, मतलब जो ऑफिशियल जो कॉपी है, उसका इंग्लिश वाला जो वर्जन जो है तैयार किया था। यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें कितने क्वेश्चन, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो इंग्लिश कॉपी है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रेम
बिहारी नारायण राय साहब। ठीक है, ये पहला हो गया। ये इंग्लिश, यानी इंग्लिश में है ना। दूसरा हिंदी, यहां पर समझिएगा ना, नहीं तो कंफ्यूजन जो है वो बसंत राव वेद ने हिंदी का करा। बसंत राव वेद, ये हिंदी। तीसरा कि उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल बुक है उसमें जो चित्र हैं किसके नेतृत्व में बने, तो नंदलाल बोस, जाने माने चित्रकार थे कलकत्ता के नंदलाल बोस और उनकी टीम ने ये चित्र के लिए। और नंदलाल बोस के ही एक स्टूडेंट थे जबलपुर के, व्यवहार राम मनोहर। व्यवहार राम मनोहर, आप पूरा लिख लेना, मनोहर। उन्होंने डिजाइन किया प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना पे राम लिखा, तो लोग सकते हैं राम क्या, एग्जैक्टली वो व्यवहार राम मनोहर का जो है सिग्नेचर है। और इसके अलावा जो मेन फ्रंट पेज है उसके अंदर जो अशोक स्तंभ वाला जो फोटो डला लगा हुआ है वो दीनानाथ भार्गव ने। इस तरह से मध्य प्रदेश से दो लोग लिंक हो गए, एक दीनानाथ भार्गव, ठीक है, जो अभी चर्चा में आ गए, और दूसरा जो है वो अगर कहा जाए व्यवहार राम मनोहर। अब आप समझिए, देखिए करंट से कैसे सब्जेक्ट कनेक्ट होता है। हम पॉलिटी की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उसमें व्यवहार राम मनोहर का उल्लेख मिलता है। बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी आपने दीनानाथ, आप देखिए ढूंढिए, आज आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको किसी पॉलिटी की बुक के अंदर जो है वो दीनानाथ भार्गव की कहानी नहीं लिखी मिलेगी, लेकिन अब आने वाले समय में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि नए संसद भवन के जो सामने जो स्तंभ लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों में जो बीच में, अगर आप नया संसद भवन देखिए उसमें बीचों बीच जो लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा जो है वो अशोक स्तंभ है। उस समय जो है अगर कहा जाए कि चर्चा में आ गया कि भाई हमारे इंदौर से गया है बन के, और इंदौर से ही जो है वो जुड़े हुए एक व्यक्ति थे जिनका जन्म जो है वो बैतूल के मुल्ताई में। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं और कनेक्ट होकर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। 2023 में चर्चित रहे मध्य प्रदेश के व्यक्तित्वों के संबंध में, पेमा फातिया पिथोरा पेंटिंग सबको मालूम है, बड़े चर्चा में, निधन इनमें के निधन के कारण रहे। मोहम्मद यूनुस खत्री, आपको ये मालूम होगा कि मोहम्मद यूनुस खत्री जो है वो एक बहुत जाने माने, अगर कहा जाए कि चित्रकार है। और एग्जैक्टली चित्रकार का मतलब वो चित्रकार नहीं है कि आप जो है वो अगर कहा जाए कि कप जो है वो कागज के ऊपर चित्र करें, एग्जैक्टली बाघ की जो पेंटिंग है, बाघ पेंटिंग जिनको कहा जाता है, या बाघ जो है अगर कहा जाए जो आर्ट है, उस आर्ट को कपड़े के ऊपर आपने देखे होंगे बाघ के चित्र जो है वो मोर टाइप के जो सांचे वाले चित्र में, एक आध अब यहाँ तो बना नहीं सकता लेकिन रफली इस तरह के देखोगे ना आपने, इस तरह के जो है अगर कहा जाए जो चित्र बनते हैं इस तरह के लकड़ी की छापों से, जो पहचान है बाघ की, भेरूगढ़ जैसे छिपाकारी है उज्जैन की, ऐसे धार जिले में बाघ जो है वो, उसको मोहम्मद यूनुस खत्री और उनकी जो पूरी फैमिली है उसने जो है वो पहचान दिलाई। उसी जो है वो अगर कहा जाए फैमिली से जो है वो पहचान उनको जो है वो मिली। तो जो है वो अगर कहा जाए ये चर्चित है, मतलब इसमें से एक को अलग करना था इसलिए मैंने इनको रख लिया। सरताज सिंह आपको मालूम है, जाने जाने पॉलिटिशियन से, केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रहे। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। बाकी तो जो है वो कोई और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो लिंक नहीं होगा। ऐसे 5 5 8 8 क्वेश्चन जो है वो हर सेक्शन में लेंगे तो 30 40 क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे इनसे जुड़े हुए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर स्थापित एकात्मकता की प्रतिमा या स्टेचू ऑफ वननेस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, इस मूर्ति के मूर्तिकार भगवान रामपुरे और चित्रकार वासुदेव कामत है। यह है बाल स्वरूप जो आदि शंकराचार्य का है वो इन्होंने तैयार किया, और उसी के आधार पर जो है वो सरकार ने मूर्ति बनाई है, बिल्कुल सही। 108 फीट की मूर्ति है, और 16 फीट का इसका बेस है कमल का बना हुआ जिसके ऊपर ये मूर्ति है। उसको 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन, ये मैं लिख नहीं रहा था, एक्चुअल क्या है, जब इसका ऑफिशियल पेज आया, ये मतलब जिसका मैंने एक अंश लिया है, उसमें ये जो है वो जानकारी छपी हुई थी। तो मुझे लगा कि यार जब पेपर वाले में छापी है, सरकार ने दी है, तो कुछ सोच के ही जो है वो दी होगी यहाँ पर। और मूर्ति का निर्माण की घोषणा 2019 में की गई थी, ये सी वाला गलत है। मूर्ति का उद्घाटन जो है वो 21 सितंबर 2023 को किया गया, ये सही है। तो ध्यान से देखें, ये इसके कुछ आपको जो है वो टाइमलाइन जो है वो मूर्ति की जो है यहाँ पर जो है वो दिख रही है। 9 फरवरी 2017 को आचार्य शंकर की 108 ऊंची प्रतिमा आदित्य लोक शंकर संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय आदित्य वेदांत संस्थान के निर्माण की घोषणा हुई।
फिर धीरे धीरे इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ यहाँ पर, और 21 सितंबर को एकात्म मूर्ति का अनावरण और आदित्य लोक संग्रहालय का शिलान्यास जो है वो हुआ। इस तरह से ये पूरा एक हुआ। तो आदित्य वेदा, अब यहाँ पर देखो, इससे जो है वो अगर कहा जाए कि जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि 4 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गए। पहला, आदि शंकराचार्य के बारे में आपको 4-5 चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ, ये आपको पता हो। दूसरा, कि चूंकि ओमकारेश्वर में ऐसा क्या था आदित्य वेदांत से जुड़ा हुआ कि ये मूर्ति यहाँ है। तो आदि शंकराचार्य के जो गुरु थे गोविंद भगवत पाद, गोविंद भगवत पाद उनको यही ओमकारेश्वर में मिले थे। और कहा जाता है कि यही उन्होंने जो है वो आदित्य वेदांत का जो मतलब ज्ञान है उनको यहाँ पर गोविंद भगवत पाद से मिला। और चूंकि वो ज्ञान उनको यहाँ से मिला, तो इसीलिए जो है वो अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार चाहे जो है वो इसको जो है वो लिंक करना चाह रही है। तो अब हमारे पास इसमें 4 क्वेश्चन तैयार है। पहला क्वेश्चन, तो आदित्य वेदांत किसका दर्शन है? तो आदि शंकराचार्य का। ऑलमोस्ट ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये ना पता हो। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में, वो नदी की कौन सी थी? तो नदी का नाम था अलबाई, उसको पूर्णा नदी भी कहते हैं। तो अलबाई नदी के किनारे कलाड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। ये हो सकता है कि 50% बच्चों को पता हो या 50% बच्चों को ना पता हो। तीसरा, गोविंद भगवत पाद वाला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ उनकी, मतलब उनके गुरु का नाम क्या था, कहाँ उनकी जो है उनके गुरु से जो है वो मुलाकात हुई। तो मैं ये समझ पड़ा कि हाँ भैया, यहाँ उनको उनके गुरु मिले गोविंद भगवत पाद यहाँ पर। और चारों मठ जो है वो आप याद रखिएगा। 4 मठ है ना, श्रृंगेरी, आप खुद पढ़िए अपने स्तर पर, श्रृंगेरी मठ कहाँ है, गोवर्धन कहाँ है, शारदा मठ कहाँ है, बद्रीनाथ मठ कहाँ है। चारों जो है वो मठ याद रखिए। चारों मठों का एक आदर्श वाक्य है। जैसे श्रृंगेरी मठ, उसका आदर्श वाक्य है अहम ब्रह्मासी, यानी मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। अगर देखा जाए तो मैं ब्रह्म का ही अंश हूं, यानी ब्रह्म और मुझ में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जब मैं उस चीज को समझ लूंगा तो मैं सांसारिक भटकाव से बाहर निकल जाऊंगा। जब ये चीज जो है अगर कहा जाए मैं समझ लूंगा, तो जिस दिन अगर मैंने जो है अगर कहा जाए इस बात को समझ लिया कि मैं और ब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं है, तब जो है वो अगर कहा जाए मेरा तेरा सांसारिक भटकाव आदि जो है वो, उससे हम जो है वो भारत मतलब बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे लिंक होकर क्वेश्चन जो है वो आजकल एग्जाम में जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कभी भी, उनने कहा कहाँ है ओमकारेश्वर, तो मांधाता पर्वत। अरे ठीक है ना यार, मांधाता पर्वत आपको मालूम है, ओमकारेश्वर आपको मालूम है, लेकिन आदि शंकराचार्य के बारे में लिख लोगे बगल में तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चंस अपने कई तरह से तैयार जो है हो जाते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत है? झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर। तो यहाँ पर मैंने लगाया झाबुआ। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑफिशियल, मतलब इसकी ओरिजिनल फाइल से दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आप 1 मिनट रुकिए। तो इससे ये ऑफिशियल आपको दिख रहा होगा, नीति आयोग का है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो है वो बहुआयामी पावर्टी इंडेक्स 2023। यहाँ पर अगर कहा जाए, इसमें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फिगर्स हैं। तो मैं पूरा इतना 400 पेज का तो फाइल आपको नहीं बताऊंगा, मतलब आप अपने स्तर पर भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई इन्होंने जो पैरामीटर्स बनाए, उन पैरामीटर्स में हेल्थ के पैरामीटर्स, मतलब ये आ सकता है आपको कि क्योंकि नीति आयोग आपके सिलेबस में है, तो नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो पैरामीटर है, तो आपको दिख रहा है हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर दिख रहा है। आप सब पैरामीटर्स जैसे न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब याद ना रखें, तो कम से कम हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हमको दिख रहा है कि 3 पैरामीटर्स के आधार पर वो तय कर रहे हैं कि किस राज्य की स्थिति क्या है। ये 3 यहाँ पर, वो तीनों में से हर एक को 1/3 1/3 1/3 जो है वो अगर कहा जाए दिया गया। बट सबसे ज्यादा जो है वो अगर कहा जाए, सब जो पैरामीटर्स हैं वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। एक तो ये आपको याद रखना, प्लस उसमें और भी बहुत सारे जो है अगर कहा जाए आंकड़े आपको मिलेंगे। जो अगर कहा जाए कि भाई पावर्टी का क्या है, तो जैसे दिख रहा है कि कितना परसेंट जो है वो भारत के अंदर पावर्टी है। 2 आंकड़े दिख रहे हैं इसमें, एक 15-16 का और 19 से 21 का। तो 19 से 21 के आंकड़ों के हिसाब से, तो यहाँ अगर हम नीचे जाएं, हम पूरे देश को छोड़ें, तो आपको दिख रहा होगा कि जो है अगर कहा जाए कि जो स्थितियां लिखी हुई, यहाँ आप देख रहे हैं कि अप टू जो है वो यहाँ
इस स्थिति में आपको मध्य प्रदेश कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति पे जो है वो नहीं दिखा है। ये आंकड़ा जो है अगर कहा जाए, ये मतलब बहुत ज्यादा हाईली अच्छी स्थिति के ऊपर तो नहीं कह सकते यहाँ। फिर नीचे जैसे यहाँ ओवरऑल पर जाएं, जैसे अगर कहा जाए हैंड काउंट रेशियो जो है वो अगर कहा जाए परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन और मल्टी डायमेंशनल पुअर इन ईच स्टेट, तो अब हमको दिख रहा है कि टेक्निकली अगर हम यहाँ पर अभी हमको इसमें याद रखना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के आंकड़ों पे ध्यान दें। इसमें अगर हम देखें तो हमारा मध्य प्रदेश का 20 दशमलव ये वाला, यानी आज हमें समझ पड़ा कि यार मध्य प्रदेश के अंदर 20.63, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ यहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो कहाँ चला गया, 20.63% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, यानी गरीबी वाली जो इनके पैरामीटर्स है उसमें है। बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश के बाद हम आ रहे हैं, यानी ये एक अच्छी बात जो है वो नहीं। ठीक है, बाकी अगर कहा जाए और कई राज्यों की स्थिति हमसे जो है वो बहुत से भी बहुत ज्यादा अगर कहा जाए बेहतर है। इसको आप अपने स्तर पर खुद भी जो है वो अगर कहा जाए चेक कर सकते हो, खुद भी चेक कर सकते हो, इसकी खुद ऑफिशियल इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। और इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो स्टेट मतलब अगर आप मेंस वगैरह को फोकस कर रहे हैं एग्जाम के, तब आपको ये क्वेश्चन जो है वो हेल्प कर सकते हैं। प्री में तो इतना ही आएगा जितना मैंने बताया। स्टेट वाइज देखना है, जैसे आपको दिख रहा है कि 144 पेज से मध्य प्रदेश शुरू हुआ, तो मैं नीचे सीधे चला गया यहाँ पर, ये 144 पेज पर आ गया मैं। ये कौन सा पेज चल रहा है मैं दिखा देता हूँ सीधे, कि आप सीधे जो है वो ये हम मध्य प्रदेश पर एंटर हो गए, ये आ गया। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आंकड़ा यहाँ से जो है वो शुरू हो गया। तो आप ये मध्य प्रदेश का है, आपको दिख रहा है कि ओवरऑल जो है वो अगर कहा जाए कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ। पहले मतलब हमको ये दिख रहा है कि यार आंकड़े फिर भी जो है वो सुधरे हैं, मतलब 2015-16 में जो अगर कहा जाए रेशो 36% था वो 20% पर आ गया। ठीक है, मतलब अब स्थितियां जो है वो सुधरी हैं, अर्बन रूरल दोनों में ही जो है वो सुधरी हैं यहाँ पर। और फिर अलग अलग पैरामीटर्स में जो है वो न्यूट्रिशन के आधार पर और इसके आधार पर जो है वो पैरामीटर्स में दिया हुआ है कि हमें कहाँ जो है वो अगर कहा जाए आंकड़े कितने नंबर कैसे दिए गए, पर यह आएगा नहीं। जितना मैंने बताया उतना ही अगर अपन याद करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे मतलब अभी ये ब्लू वाला इसलिए क्योंकि 19-21 का आंकड़ा, झाबुआ के आंकड़े अपने को याद रखना है ये यहाँ पर। और सबसे कम जो आंकड़ा अपने को कहाँ मिल रहा है, नीचे, ये मतलब टेक्निकली अगर कहा जाए ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये नीचे इस तरह से जाएं अगर हम यहाँ पर, ये पूरे आंकड़े पे ये यहाँ पर, तो ये अपने को आंकड़े में दिख रहा है कि यार इंदौर की स्थिति ठीक ठाक है, भोपाल की भी ठीक ठाक है, जहाँ शहरी आबादी जहाँ ज्यादा है वहाँ ठीक ठाक। जहाँ थोड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर, डिंडोरी, बड़वानी, यहाँ स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। वहाँ सरकार को जो है वो मतलब कहीं ना कहीं उनके आर्थिक हितों के लिए काम करने की जरूरत है। इन आंकड़ों से हमको ये सब कुछ जो है वो पता चलता है, बाकी और कुछ अपने को याद नहीं रखना। मतलब ये मैंने आपको इसलिए दिखा दी कि आपका मन करे कि यार मैं भी जो है वो एक बार रीड करूं कि मध्य प्रदेश में कहाँ क्या स्थिति, मेरे जिले की क्या स्थिति है, आप जिस जिले से, तो इससे कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो तैयार हुआ आपका। तो आज जैसे मैंने आपको कहा कि इनको आप 20 या 22 जो भी क्वेश्चन अभी करें हम लोगों ने, इनको इतने क्वेश्चन मत समझिए, इसमें और कई सारे क्वेश्चन जैसे आपको आ गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग। कितने पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स, या इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंडेक्स है, ऐसा कुछ आपको और भी दे देगा। तो इससे अपने क्वेश्चंस जो है वो लिंक हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पूरे मेरे लेक्चर की एक आदत है कि मैं बीच में तो कभी कुछ ये सब बातों पे चर्चा नहीं करता कि क्या चीज़ होगी या नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आप एक अच्छी, जैसे ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं हेल्दी, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं एमपीपीएससी प्री के लिए बिल्कुल हेल्दी जो है वो अप टू डेट टेस्ट सीरीज, तो आप जो है अगर कहा जाए हमारी ऐप का नीचे लिंक है, उससे आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज की भी लिंक नीचे मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से जुड़े रहिए। और इतना बस अनुरोध करूंगा कि पहले की जो वीडियो है वो भी आप देखिए। मैं आपको कहूंगा कि आप निराश नहीं होंगे, आपको लगेगा कि यार कुछ कंटेंट है काम का, जो मतलब लिंक हो रहा है, चीजें हमारे साथ जो है वो मतलब बेहतर तरीके से हम समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और ईश्वर करे कि आप सबको सफलता मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी।